70 वर्षीय शारदा जी के कमरे से बहुत देर से करहाने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के बाहर साफ सफाई कर रहा घर का माली रामू अपनी मालकिन शारदा जी की आवाज़ को सुन लेता है। वह खिड़की से ही झांक कर कहता है, क्या हुआ मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रामू की आवाज़ आने पर शारदा जी कमरे से ही और तेज बोलते हुए कहती है, कौन है रामू? अरे रामू, कब से चिल्ला रही हूँ, मेरे कमरे में पानी रख जाओ। जग में पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन बहू सुन ही नहीं रही। पता नहीं घर में है भी या कहीं बाहर गई है। नहीं माँ जी, घर की दोनों कार इधर बालकनी में ही खड़ी हुई है। तो घर से बाहर तो कोई नहीं गया है, लगता है अपने कमरे में बैठी होगी या टीवी चल रही होगी, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। आप चिंता मत करो, मैं अभी घंटी बजा करके छोटी मैम साहब को बुला देता हूँ कि वह आपको पानी दे जाए। घंटी बजाने के बाद शारदा जी की बहू रिंकी दरवाजे पर आकर कहती है, क्या हुआ रामू? मैं तुमसे कह कर गई थी कि कोई भी आए तो उसे घर के अंदर मत आने देना, और बार बार घंटी क्यों बजा रहे हो? अपना काम करो और चुपचाप से निकल जाओ। अरे मैम साहब, बड़ी मालकिन के कमरे में आवाज़ आ रही है, उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी है, आप ज़रा उनके कमरे में पानी रख दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रामू मुझे ऑर्डर देने की? तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने काम पर ध्यान दिया करो और उस बुढ़िया पर ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, कहीं पानी दे दो तो कहीं खाना दे जाओ, ये नहीं कि चुपचाप से कमरे में लेटी रहे। अरे मैम साहब, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? वो तो मैंने मालकिन को चिल्लाते हुए सुना तो आपसे कह दिया। अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। नहीं देना है पानी तो मत दो। रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे कर दिखा रहे हो? और ये क्या तुमने मालकिन मालकिन लगा रखा है? अब कभी तुमने उस बुढ़िया को मालकिन कहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। फटाक से दरवाज़ा बंद करके रिंकी अंदर चली जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ रामू सोचता है कि शारदा मालकिन जी ने भी क्या किस्मत पाई है, कैसी बहू चुनकर लाई है जिसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। अगर कोई कुछ कहता है तो वह उसको चार सुना देती है। जिस तरह से उनकी बहू मुझसे बात करती है, ऐसे तो बड़ी मालकिन ने मुझसे कभी बात नहीं की है। उनके घर में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, चाहे वह घर का मालिक हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे घर में खाना बनाने वाला कुक, सबसे बड़े ही प्रेम से बात करती थी, सबको अपने बेटे के समान समझती थी। लेकिन जब से उनकी बहू आई है और बड़े साहब अपने एक मिशन पर गए हैं, तब से बहू ने उनकी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी है। और हम सबके साथ तो इतना गलत व्यवहार करती है, छोटी छोटी बात पर अपमान कर देती है। रामू वापस से खिड़की के पास आकर कहता है कि बड़ी मालकिन को बहू ने पानी दिया कि नहीं, लेकिन मालकिन तो अभी भी चारपाई पर अचेत सी पड़ी है। ना तो बहू ने उन्हें पानी दिया, ना देखने आई। पानी पानी चिल्लाकर वह लगता है बेसुध हो गई है। रामू बंगले के दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर रसोई की खिड़की है। रसोई की खिड़की से वह कुक को हरीश को आवाज़ देकर कहता है, सुनो हरीश, नीचे वाले कमरे में बड़ी मालकिन लेटी हुई है, तुम उनके कमरे में पानी दे आओ। उनको बहुत तेज़ प्यास लगी है, बहुत देर से पानी मांग रही है। कुक और मालिक की अच्छी दोस्ती थी, दोनों ही बड़ी मालकिन की बहू के व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित थे। कुक जल्दी से पानी लेकर अपनी बड़ी मालकिन शारदा जी के कमरे में जाता है, उनके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है, तब जाकर वह होश में आती है। फिर उनको पानी पिलाता है और कहता है, मालकिन, अब मैं आपके कमरे में एक बड़ा सा घड़ा और गिलास रख देता हूँ, जब भी आपको पानी की ज़रूरत हो आप पी लिया करो। मैं उसे रोज़ सुबह भर के जाया करूँगा, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ खाने को बनाया हो तो दे जाओ। बहू ने कल बहुत ही तेल मसाले वाला खाना बनाया था, मैं अगर तेल मसाले वाला खाना खाती हूँ तो पेट खराब हो जाता है। कुछ नहीं है तो मेरे लिए खिचड़ी ही बना दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बनाकर दे जाता हूँ, आप तब तक आराम करिए। कुकू हरीश किचन में जाकर खिचड़ी बना देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शारदा जी की बहू रसोई में पानी लेने के लिए आई तो कुक को देखकर बोलती है, अरे हरीश, कुकर में क्या बना रहे हो? छोटी मैम साहब, इसमें माँ जी के लिए खिचड़ी चढ़ाई है। क्यों, खिचड़ी बनाने की क्या ज़रूरत थी? सुबह की पूरी सब्जी बच गई थी ना, वही उनको दे देते। उनके लिए ताज़ी खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज तो बना दिया, आगे से मुझसे पूछे बिना बुढ़िया के लिए कुछ भी नहीं बनाना। सुबह या शाम का जो भी खाना बच जाए वो खाना उस बुढ़िया को दे दिया करो, बर्बाद करने की या फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रिंकी वापस अपने कमरे में चली गई। हरीश रसोई में खड़ा खड़ा सोच रहा है कि यह घर और इस घर की हर एक चीज़ बड़ी मालकिन की है, लेकिन जब से बहू आई है और बड़े मालिक एक सीक्रेट मिशन पर गए हैं,
तब से बहू ने मालकिन की हालत बहुत ख़राब कर दी है। वह तो बिस्तर पकड़कर ही रह गई है, ना तो ढंग से खाने को देती है, ना ही कहीं आने जाने देती है। अगर हम लोग उनके लिए कुछ करते हैं तो हम पर भी गुस्सा करती है। अगर छोटी मैम साहब ऐसे ही करती रही तो मैं तो इस घर में काम नहीं करूँगा। मुझसे अपनी बड़ी मालकिन की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। दरअसल शारदा जी के पति रणजीत सिंह जी सेवा में ब्रिगेडियर है। रणजीत सिंह की नौकरी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी उनको सीक्रेट मिशन के लिए पूरे 1 साल के लिए बुला लिया गया। उनको गए हुए 10 महीने गुजर गए हैं। रिटायरमेंट से पहले ही रणजीत सिंह जी ने अपने बेटे कुणाल की शादी अपने ही मित्र की एक लड़की रिंकी से की थी। रिंकी एक बहुत ही घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। ससुराल में आकर उसने अपनी सास के नाक में दम करके रखा है। हालांकि रणजीत सिंह जी के सामने रिंकी की नहीं चलती है, क्योंकि अगर किसी भी बात पर रिंकी कुछ कहती है तो रणजीत सिंह साफ साफ शब्दों में कह देते थे, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो जहाँ तुम्हारा मन करे अपने पति को लेकर के जा सकती हो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन इस घर में हम हमारे हिसाब से रहेंगे और तुम्हें भी हमारे हिसाब से रहना होगा। इसीलिए रिंकी को अपने ससुर हमेशा ही अपनी आंखों में खटकते थे, लेकिन जब से वह मिशन पर गए हैं तब से तो रिंकी के जैसे मन की ही हो गई है। उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से करने की कोशिश करती है। शारदा जी को पूरी तरह से कमरे में बंद करके रख दिया है। रिंकी ना ही तो शारदा जी को कहीं आने जाने देती है, ना ही किसी से मिलने जुलने देती है। अगर कोई उनसे मिलना चाहता भी है तो वह कह देती है कि उनकी तबीयत खराब है और वह अभी किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। लेकिन घर में काम करने वाले नौकर चाकर जो कि रणजीत सिंह के समय से ही घर में काम कर रहे हैं और उनके स्वभाव से और शारदा जी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे और हमेशा उनकी तारीफ भी करते थे कि हमारे बड़े मालिक मालकिन बहुत ही अच्छे हैं। एक दिन रिंकी ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी, जिसमें उसने अपनी सभी हाई प्रोफाइल सहेलियों को बुलाया। घर में हरीश को बोल दिया कि कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाए और कुछ खाना उसने बाहर से ऑर्डर कर दिया। रिंकी अपनी सास शारदा जी के कमरे में आती है और उन्हें डांटते हुए कहती है, आज घर में मेरी किटी पार्टी है तो तब तक चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अपने कमरे में बैठी रहना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब भी चुप रहना, बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बाद में मत कहना कि बहू ने कुछ कहा नहीं था। डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हुआ कुक हरीश रिंकी की सारी बातों को सुन रहा है और मन ही मन उसको अफसोस भी हो रहा है कि उसके बड़े मालकिन की क्या हालत हो गई है। भगवान जल्दी से मालिक को घर भेज दे तो उनकी स्थिति में सुधार आ जाए। 2 घंटे बाद बहू रिंकी अपनी किट्टी पार्टी को शुरू कर देती है। उसकी सारी सहेलियां घर पर आ गई हैं। रिंकी अपनी सहेलियों के साथ जोरदार तरीके से पार्टी मना रही है। सारी सहेलियां डांस कर रही है। तभी अचानक से शारदा जी के चीखने की आवाज़ आई, बहू जल्दी से कमरे में आओ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। रिंकी दमकते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना मत, मेरी पार्टी चल रही है इसलिए तुम पेट का दर्द बहाना कर रही हो, मेरी पार्टी ख़राब करना चाहती हो। चुपचाप से इसी कमरे में लेटी रहो और जब तक मेरी पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है इस कमरे से बिल्कुल भी मत निकलना। और कमरे को बाहर से बंद कर देती है और वापस से आकर अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक से रणजीत सिंह जी घर पर आ गए। अपने ससुर को देख करके रिंकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अरे उसकी तो अपनी सहेलियों के साथ अच्छी खासी पार्टी चल रही है और उसके ससुर तो अभी 15 दिन बाद आने वाले थे, फिर अचानक से 15 दिन पहले कैसे आ गए। वह तो खड़े खड़े यही सोच रही थी। सारी सहेलियों के हाथों में कांच के जाम खनक रहे हैं। खुद रिंकी भी कांच के गिलास में ड्रिंक को लिए खड़ी है। अपने घर में हाल के इस तरह के माहौल को देख करके रणजीत सिंह जी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वह रिंकी से चिल्लाते हुए पूछते हैं, ये सब क्या है रिंकी, इस घर को तुमने क्या बना दिया है, ये सब क्या चल रहा है। शक पकाती हुई रिंकी अपने ड्रिंक के ग्लास को टेबल पर रखकर तुरंत ही अपने तेवर बदल कर ससुर जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और झूठ बोलती हुई कहती है, अरे पापा जी, वो मेरी सहेली का जन्मदिन था आज, तो उसी ने जिद की कि मैं अपने घर पर पार्टी रख लूँ। उसका घर बहुत छोटा था इसलिए मैंने अपने घर में पार्टी रख ली है। आप चाहे तो मेरी सहेली अंजू से भी पूछ सकते हैं, आज उसी का जन्मदिन है। रणजीत सिंह के गुस्से को देखकर हॉल में खड़ी हुई रिंकी की सहेलियां
भी सक पका गई और सब अपने अपने पर्स को उठाकर घर के लिए निकल गई। अगले ही पल रंजीत सिंह अपनी पत्नी शारदा जी को आवाज़ देते हैं, शारदा, शारदा, तुम कहाँ हो? रिंकी को ख्याल आया कि उसने तो अपनी सास को कमरे में बंद किया है। अगर ससुर जी ने ऐसे देख लिया तब तो वह मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। पापा जी, मम्मी अपने कमरे में आराम कर रही है और उनको इधर हमारी पार्टी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने उनका गेट बाहर से बंद कर दिया था। अपने बैग को साइड में रखकर रंजीत सिंह अपनी पत्नी शारदा के कमरे में जाते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे को खोलकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी पत्नी शारदा जी चारपाई से नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। उल्टी होने की वजह से चारों तरफ उल्टी फैली हुई है। दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह घबराकर अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करते हैं। शारदा, तुम्हें क्या हुआ? शारदा, ओ शारदा, उठो शारदा, तुम इस तरह से ज़मीन पर क्यों पड़ी हो? पास में खड़ा हुआ हरीश कहता है, लगता है माँ जी बेहोश हो गई है। उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। क्या पेट में दर्द हो रहा था? तो उनको अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? घर पर क्यों रखा? वो हरीश कुछ कह पाता कि उससे पहले रिंकी ने अपनी आंखें दिखाकर उसको उधर से खिसका दिया और बातें बनाते हुए बोली, अरे पापा जी, आपको तो पता है माँ जी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए उनको उल्टियाँ हो गई। रंजीत सिंह को अपनी बहू की सच्चाई पता नहीं थी कि उनकी बहू ने उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया है और आज जिस हालत में उनकी पत्नी पहुंची है इसकी जिम्मेदार भी उनकी बहू ही है। लेकिन बहू तो अपने ससुर के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है। रंजीत सिंह जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं। अपनी पत्नी को उठाकर गाड़ी में बिठाकर सीधा अस्पताल के लिए ले गए। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद कहा, लगता है बहुत दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है, इसलिए इनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है और उन्होंने 2 दिन का बासी खाना खाया है, जिसकी वजह से उनके पेट में फूड पॉइजन हो गई है। उल्टियाँ भी इसी वजह से हुई है। अगर आप कुछ देर और नहीं लाते तो पूरा जहर उनके शरीर में फैल जाता, इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। भगवान का शुक्र है कि आप इनको समय पर ले आए। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रंजीत सिंह को तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि यह वही शारदा है जिसको वह 11 महीने पहले पूरे घर को संभालते हुए छोड़ गए थे। पूरे घर में वह मालकिन बनी घूमती थी। शारदा जी को बागवानी लगाने का बहुत शौक था। नीचे बेड़े से लेकर ऊपर छत तक सारी बागवानी शारदा जी की लगाई हुई है। माली तो बस पानी पानी देने के लिए आता है और मिट्टी बदलने के लिए। खाने का भी शारदा जी को बहुत शौक था। कुक होने के बावजूद भी वह कुछ ना कुछ अच्छा बनाते ही रहती थी। और अभी साल भर पहले तो बेटे की शादी की थी। सारी शादी की जिम्मेदारियां शारदा जी ने ही उठाई थी और अचानक से इन 10-11 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि मेरी पत्नी मरने की कगार पर पहुंच गई। रंजीत सिंह को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें शक हो गया कि मेरे जाने के बाद उनकी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। सीधे सीधे अपनी बहू से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो बहू पर निगरानी रखने लगे। लेकिन बहू भी बहुत चालू थी। अपने ससुर के सामने शारदा जी का खूब अच्छे से ख्याल रखती, उनको खाने पीने के लिए पूछती। लेकिन जैसे ही वह घर से कहीं बाहर जाते, रिंकी अपने कमरे में जाकर आराम से टीवी देखती, फ़ोन चलाती। फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सास पानी मांग रही है या खाना मांग रही है या उसको दर्द हो रहा है। उसे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ससुर के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती थी। रंजीत सिंह जी अपनी पत्नी को घर लाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन रंजीत सिंह अपनी पत्नी की लगाई गई बागवानी में कुछ काम कर रहे थे। तभी माली रामू भी उधर पेड़ पौधों में पानी दे रहा था। रामू को शारदा जी की सारी हालत पता थी। रामू दबे मुंह से रंजीत सिंह से कहता है, साहब अच्छा हुआ आप आ गए, वरना बड़ी मालकिन की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनको पानी तक पूछने वाला नहीं था। अगर छोटी मालकिन से कुछ कहता था तो वह उल्टा हम पर ही गुस्सा करती थी। खाने पीने तक के लिए बड़ी मालकिन को तरसा दिया था। अपने माली के मुंह से बहू के ऐसे कारनामे सुनकर रंजीत सिंह जी को बहुत गुस्सा आता है। वह सोच लेते हैं कि जिसने मेरी पत्नी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है उसको मैं कतई माफ़ नहीं करूंगा, उसको तो सज़ा दिलवा के रहूँगा। एक दिन रंजीत सिंह जी अपनी बहू रिंकी को उसके मायके और अपनी पत्नी को सत्संग में भेज देते हैं। साथ ही घर के सारे नौकरों को भी छुट्टी दे देते हैं और चुपके से घर के सारे मेन जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं।
घर में किसी को पता भी नहीं चला कि रंजीत सिंह जी ने सीसीटीवी लगवाए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद रंजीत सिंह जी अपनी बहू और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह 10 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है, 10 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ससुर जी के घर से बाहर जाने की खबर सुनकर रिंकी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा है, ससुर जी घर से जाएंगे तो वह अपने इस घर में फिर से मनमानी कर पाएगी। अपने ससुर के जाने के बाद ही रिंकी ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में धकेलते हुए बोली, चुपचाप से अब इसी कमरे में रहना, घर में मालकिन बनकर घूमने की जरूरत नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। बहू, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? आने दो तुम्हारे ससुर जी को, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। इस बार मैं तुम्हारी सारी करतूत बता दूंगी। हर बार तो मैं तुम्हें यह समझकर माफ़ कर देती थी कि चलो अभी नई नई इस घर में आई हो, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी, लेकिन तुम तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही नहीं चाहती हो। इसलिए अब मुझे अपने पति से तुम्हारे बारे में बात करनी होगी। इतना सुनते ही रिंकी गुस्से से तमतमा गई और अपनी सास शारदा जी को धक्का देते हुए बोली, ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी शारदा जी की बूढ़ी हड्डियाँ बहू के धक्के को झेल ना पाई और वह जाकर दीवार से टकरा गई। दीवार पर टकराने से उनके सर में इतनी चोट लग गई कि खून निकलने लगा। लेकिन रिंकी को अपनी सास के दुख तकलीफ दिखाई नहीं देती। उसको तो ऐसा लगता है जैसे वह उसकी कोई जन्म की दुश्मन है। जब तक ससुर जी इस घर में नहीं हैं, इस घर की पूरी मालिक मैं हूँ। तुम इस घर की मालकिन कभी नहीं बन सकती हो। अरे तुम जैसी अनपढ़ गंवार औरत मालिक बनेगी? मैं तो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इस घर की मालिक हूँ। चुपचाप से इसी कमरे में रहना। शारदा जी के कमरे में टीवी कैमरा लगा हुआ है और अब इसी शहर के एक होटल में बैठे हुए रंजीत सिंह जी अपनी बहू का सारा कारनामा देख रहे हैं। जिस समय बहू ने उनकी पत्नी को धक्का दिया था और उनके सर से खून निकला था, उस समय रंजीत सिंह जी का खून खोल उठा था। ऐसा लगा कि अभी जाकर बहू को 2 थप्पड़ लगा दे। दूसरे दिन रिंकी फिर से अपनी सास के कमरे में आई और उनकी रखी हुई दवाइयों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। इतनी सारी दवाइयाँ लेकर रख गए हैं, मुझे इतनी कमजोरी हो गई है, दवाइयाँ खाकर भी ठीक हो जाऊंगी। रिंकी दमकते हुए बोली, तुम्हें ठीक होने की क्या ज़रूरत है? जल्दी से इस दुनिया से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी इस घर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तुमने इतना जी लिया है, कब तक जीती रहोगी? दवाइयाँ खिलाकर मुझे तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ानी है। रिंकी बाहर से कमरा बंद करके वापस चली गई। शारदा जी के पास कमरे में ना तो कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है। वह खाने के लिए कुछ आवाज़ लगाती है तो बहू कमरे में आकर 2 सूखी ब्रेड फेंक जाती है और कहती है, जीने के लिए यह 2 ब्रेड काफ़ी है, चुपचाप से इनको खा लो। घर में लगे हुए सीसीटीवी से अनजान रिंकी अपने सास शारदा जी पर खूब जुल्म ढाती है। रंजीत सिंह से 10 दिन का इंतजार नहीं होता है। वह 4 दिन ही घर से दूर रह पाते हैं क्योंकि अब वह अपनी पत्नी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब वह घर आते हैं तो उनके साथ में पुलिस भी होती है। पुलिस को देखकर रिंकी डर जाती है और पूछती है, अरे पापा जी, आप पुलिस को घर में लेकर क्यों आए हो? कोई मिशन पर जाना है क्या? चेहरे पर गुस्से के भाव को लिए रंजीत सिंह पुलिस वालों से कहते हैं, गिरफ्तार कर लो इसको, जिसने मेरी पत्नी पर अत्याचार किया है। अब मैं इसको एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पापा जी, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? आप अपने ही घर की बहू को गिरफ्तार करने के लिए क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? रंजीत सिंह जी कुछ न कहते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस वालों को शारदा जी को अपनी बहू को दिखाते हैं, जिसको देखकर रिंकी के होश उड़ जाते हैं कि अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। उसने अपनी सास के साथ जो किया है वह तो सारा रिकॉर्ड हो गया है। वह चारों तरफ नज़र फैलाती है। हाँ, सच में घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रंजीत सिंह का बेटा कुणाल फौज में है तो वह भी साल में एक बार घर पर आता है। अभी वह घर पर नहीं है। रंजीत सिंह सीधा अपनी पत्नी के कमरे में गए और उनको गले से लगाते हुए बोले, क्यों शारदा, क्यों? तुमने क्यों अभी तक अपनी बहू के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा? इतने सारे जुल्म अकेली सहती रही, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था? अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर हॉल में लाकर सोफे पर बैठा देते हैं। डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाकर घर पर ही सर की पट्टी करवाते हैं, जिसको 2 दिन पहले ही उनकी बहू ने फोड़ा था। पूरे माहौल को अपने खिलाफ देखते हुए रिंकी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने लगती है।
आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। यह सच नहीं है। आप घर में किसी से भी पूछ लो। पास में खड़ा माली रामू और कुक हरीश भी आज कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें भी रिंकी की सारी काली करतूतों के बारे में पता है। वह भी पुलिस में रिंकी के खिलाफ बयान देते हैं कि हाँ, रिंकी बड़ी मालकिन जी को खाना खाने और तो और पानी पीने के लिए भी बहुत परेशान करती थी। उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। अब तो पुलिस के पास गवाह भी है और सबूत भी है। रिंकी ने अपने गुनाह कबूल किए और कई बार उसने अपने सास ससुर से माफ़ी भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया और पुलिस ने बहू रिंकी को ले जाकर हवालात में डाल दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।